जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो इससे पहले की वीडियो में हम अपने सीडीएस के जो पीवाईक्यू कर रहे थे, दैट इज सीडीएस 2 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है आपका। सो हम ये सब पीक्यूआरएस आपके देख चुके हैं। आपके हम ये वाले नाउन टू नाउन फाइंड आउट करने, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब देख चुके हैं। स्पोर्टिंग एरर्स देख चुके हैं, ईडियम फ्रेजेस देख चुके हैं, S1 S2 देख चुके हैं। ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। 60 क्वेश्चंस आपके सब ठीक है। So, जिसने वीडियो चेकआउट नहीं किया है, दिस इज सेट ए। सो वो अभी जाके प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करें, मेरी गारंटी है। और कुछ नहीं ना। और अगर आपने सीरीज कर दी, 2025 का पेपर भी करके चले गए, सो आपके 10 से 12 नंबर तो एज इट इज इससे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कंप्लीट अगर आपको पीवाईक्यू का कोर्स चाहिए है विद आपकी कंप्लीट ग्रामर सीडीएस के लिए जो हम अभी कर रहे हैं, 80+ मार्क्स का हमारा टारगेट है। सो आप @Shruti399 पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोर्स 999 में है। इसमें हम कंप्लीट आपकी सीडीएस के लिए ग्रामर करा रहे हैं, एक एक चैप्टर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड पीवाईक्यू। ठीक है, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद लॉजिक, टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आज हम सीखेंगे, दैट आज हम करने वाले हैं ये जो मैम बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं PQRS, हम कैसे इनको अटेम्प्ट करेंगे। S1 to S6 हमारा तो पढ़ने में ही टाइम चला जाता है, इसी में हमारे 20 मिनट चले जाते हैं। बहुत बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आती हैं, 1-to-1 सेशन लेती हूँ, तो बच्चे इसके लिए तो अलग से पूछते हैं कि ये बता दो। तो इसकी जो ट्रिक रहेगी आपको, वो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर आपने स्टार्टिंग में अभी वीडियो की दो चीज समझ ली, तो आपके 10 में से 10 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे केवल इन दो चीजों के ऊपर। कैसे? आपको रिलेटेबल वर्ड या फील देखना है या प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। अब मैम इससे क्या मतलब है, देखो मैं आपको एक एक चीज अप्लाई करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 इज द तुंग, S1 स्टेटमेंट को तो रीड करना पड़ेगा आपको, उसका कोई चारा नहीं है। दैट इज द तुंगभद्रा इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा फॉर्म बाय द यूनियन नियर कुदाली ऑफ दैट टू स्ट्रीम्स तुंगा एंड भद्रा। ठीक है, बस ये कह रहा है कि तुंगभद्रा आपकी दो रिवर की, दो आपकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनसे मिलकर आके एक तुंगभद्रा बनते हैं इस कुदाली रीजन के आसपास। ठीक है, अब देखो ढूंढना शुरू करो। अब S6 को मत रीड करना, ठीक है। अब सीधा P स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा P से शुरू है और R से शुरू है, तो P और R हमें दो ही स्टेटमेंट पढ़नी है। मैंने पहली चीज आपको क्या बताई, एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलना। स्टेप 1 आपको S1 पढ़ना है। आपको कितना लगेगा, 15 सेकंड मुश्किल से लगेगी, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, एक ही बारी में। ओके, अगर लगे डिफिकल्ट है तो दोबारा जाना। उसके बाद ऑप्शन देखना किस किस से शुरू है। अगर Q से ऑप्शन शुरू ही नहीं है तो अननेसेसरी PQRS एक एक करके नहीं पढ़ना और एक एक करके नहीं लगा के देखना भाई, सीधा जिससे शुरू है आपको वही पढ़ना है। सो P एंड R, P पढ़ो फटाफट। द रिवर इज पेरिनियल इन कैरेक्टर एंड कम्स डाउन इन फ्रीक्वेंट हैवी रशेस ड्यूरिंग द रेन्स। कोई मतलब कोई तुक ही नहीं बन रहा। आपने सिर्फ तुंग और भद्रा के बारे में बताया है, फिर आप बता रहे थे रिवर है, मुझे रिवर है वो पेरिनियल है, कम आती है पूरी हैवी रशेस के साथ, रेन्स के साथ नहीं। उस इनकम्प्लीट लग रहा है कि इससे पहले कुछ तो बताओ रिवर के बारे में। आप इतना डिस्क्रिप्शन दे रहे हो उसका, इससे पहले कुछ बताओ। तो अब आर पढ़ते फटाफट। द यूनाइटेड स्ट्रीम आ गया, तुंग भद्रा दो की बात हो रही है, तुंग एंड भद्रा दो की बात है। पढ़ते ही आपको एकदम से लॉजिकली दिमाग में आएगा, द यूनाइटेड स्ट्रीम स्ट्राइक्स इन नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू मैसूर एंड स्कर्ट्स द एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये आपको करना है रिलेट। मैंने फर्स्ट चीज क्या बोली, रिलेटेबल वर्ड एंड फील। आपको फील आ जाएगी, तुंग और भद्रा दो के बारे में बात हो रही है, यहाँ घटैक से बात कर दी कि यूनाइटेड स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है, सो इट मींस पी से तो आंसर नहीं होगा। अब आर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आर एस के साथ जाओ या आर क्यू के साथ जाओ। तो फटाफट आर के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ो, जो छोटा पहले उसको पढ़ लेना, बाद में क्यू वाले को पढ़ना, ठीक है। तो आर एस स्टेटमेंट छोटी है ना, इसको पढ़ो। द बेड ऑफ, जैसे यहां तक आ गया आपने, स्ट्राइक स्कर्ट्स द एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स, देन द बेड ऑफ बोथ द हेड स्ट्रीम्स ऑफ द तुंगभद्रा इज रोकी। अब आपने बताया उसका जो एरिया है, जो बेड है जहां से वो जाते हैं वो पूरा रोकी है। अब ये क्यू वाला पढ़ के देखो, द रेन बियरिंग रिवर वॉज डैमेज बाय द रूलर्स ऑफ विजयनगरा। क्या इसने अभी कोई भी बात की है विजयनगरा के बारे में इससे पहले? नहीं ना, पहले आप बताओगे ना कि भाई इसकी यहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है। नियर हम्पी फॉर वाटरिंग द प्लेसेस गार्डन्स, मतलब कोई आर के बाद सीधा क्यू का कोई लिंक दिख रहा है आपको, या उसने यूनाइटेड स्ट्रीम्स के बारे में बताया, या उसने बोला उसका बेड रोके। तो एक सीक्वेंस चल रहा है कि पहले देखो, पहले तुंग एंड भद्रा की बात हुई, फिर यूनाइटेड स्ट्रीम्स की बात हुई आपकी, ठीक है। फिर उसने बोला उसका जो बेड है वो रोकी है, मतलब जो उसका सरफेस है वो रोकी है। फिर आप आगे बताओ, तो एक लैम एक सीक्वेंस में चल रहा है। अगर आप सीधा तुंग भद्रा के बाद बेड रोकी बताने लग गए, या तुंग भद्रा के बाद सीधा आपने यहाँ पे बता दिया, ये यूनाइटेड स्ट्रीम्स के बाद आपने बता दिया कोई विजयनगरा का रूलर था उस टाइम पे ऐसे से हुआ था, तो कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ये पढ़ के तो आपको समझ में आ जाएगा। आर के बाद आपका आएगा एस, तो आर एस पी क्यू एक ऑप्शन में मारो और खटैक आगे बढ़ो। समझ में आई बात? ये होता है रिलेटेबल वर्ड या फील करना।
प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बताऊंगी आगे। वीडियो में बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं इतना अच्छा आपको करा दूंगी ना, इतना पक्का, मेरी गारंटी 10 में से 10 आप करेक्ट करके आओगे PQRS पूरे। ये बड़े वाले, छोटे तो मैं करा ही रही हूँ। चलो ओके, S1 पढ़ो फटाफट। इन जुलाई 1917 प्रिंस, अब सुनो, वहां डरना नहीं, ये क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे सीधा पढ़ना, प्रिंस लव, जो भी आपको पढ़ने का मन करे वो इसको नाम पढ़ देना, आपको मतलब नहीं उसके नाम से, यहाँ पे हमें हमारा क्वेश्चन ठीक करना है, ठीक है। सो जानबूझ के यूपीएससी, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम इतने प्रेशर में होता है, वो इस तरीके की वर्ड डालता है कि आप पहले तो उन्हें पढ़ने में दिक्कत कर दो। आप पढ़ने में दिक्कत करोगे, आपको लगेगा यार अब क्या, कैसे, तो समझ ही नहीं आया, ठीक है, समझना ही नहीं, उसका नाम समझना ही नहीं, जो भी है इसको लव मान लेते हैं, चाहे कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो इसकी। प्रिंस लव वाज रिप्लेस्ड बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अलेक्जेंडर, मत पढ़ना आगे का सरनेम इसका, एज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बस आपको पता लग गया ना क्या कहना चाह रहे हैं, जो प्रिंस लव था वो रिप्लेस कर दिया गया अलेक्जेंडर के द्वारा, बात खत्म, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ऑप्शन में क्या क्या, PQ R, तो आपको मतलब P पढ़ना पड़ेगा, Q पढ़ना पड़ेगा, R पढ़ना पड़ेगा, तो फटाफट P पढ़ो। However, such a partial replacement failed to satisfy the Bolsheviks, ठीक है। ये पढ़ा नहीं जा रहा पेपर में तो ब्रोश ब्रोश कर लेना, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा जा रहा तो मतलब, लेकिन वहां घबराना नहीं है, क्या लिख दिया इन लोगों ने, ये है ना, ठीक है, ओके, हमने पढ़ लिया कि ठीक है, लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट थी वो फेल्ड कर दी, मतलब जो ब्रोशेविक्स आपके वो उनको सेटिस्फाई नहीं करी, ठीक है। तो बात तो ठीक है यार, रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी आपकी, ठीक है, ये देखो, और यहाँ भी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो P रिलेट कर सकते हैं हम, लेकिन फिर अभी Q और R भी चेक करने एक बार, तो फटाफट Q पढ़ो। द रेवोल्यूशनरी डिड नॉट वांट द पार्लियामेंट्री, अब रेवोल्यूशनरी के बारे में क्या कहीं S1 में बात की गई है? कौन सा रेवोल्यूशनरी भाई, कौन सा रेवोल्यूशनरी, नहीं की गई ना, काट दो Q को, यहीं की यहीं। R पढ़ो। When the February Revolution broke out, the leader of Bolsheviks, Lenin was in Switzerland. क्या S1 के बाद आप R लगा सकते हो? उसने सिर्फ इतना बताया है, प्रिंस लव को रिप्लेस किया गया सोशली रेवोल्यूशनरी के द्वारा, ठीक है। अब इसने बोलते हैं जो फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ तो ब्लोशेविक्स, लेनिन, फलाना ढिमकाना स्विट्जरलैंड में था। क्या ये कोई भी बात हो रही है? रिलेट करना है, रिलेट, मैं बार बार बोल रही हूँ, रिलेट करो, रिलेट, ठीक है। सो क्या ये कोई भी बात हुई S1 में? नहीं हुई ना, तो काट दो। सो R भी चला गया। अब दो ऑप्शन है आपके पास P में, तो या तो P के बाद Q आएगा या P के बाद आपका R आएगा, ठीक है। तो अब देखो P के बाद पढ़ना शुरू करो। P तो हमने पढ़ लिया था, however such a partial replacement failed to satisfy the Bolshevik, ठीक है। अब the revolutionary did not want a parliamentary republic nor a bourgeois democracy, but rather they wanted a Soviet of workers, soldiers and laborers. अब P के बाद R पढ़ो, ये पढ़ के यहाँ तक। When the February Revolution, अब आप मुझे बताओ, पहले आप रेवोल्यूशन की बात करोगे, उसके बाद रेवोल्यूशनरी के बारे में बताओगे ना, कि जब रेवोल्यूशन हुआ फेब में तो ये हुआ, रेवोल्यूशनरीज ने ये किया। जब एग्जाम्पल, जब मेहमान हमारे घर में आए तो हमने उससे पहले रसमलाई बनाई, गुलाब जामुन बनाए, रसगुल्ले बनाए, उसके बाद उन्होंने वो बैठ के फटाफट खाए। तो पहले आप बताओगे रेवोल्यूशन कब हुआ, ठीक है, फेब में हुआ, उसके बाद रेवोल्यूशनरी ने क्या 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 किया। सो ये यहाँ पे डिफाइंड हो गया है कि आर आपका पहले आएगा Q से, आर पहले आएगा Q से, मैंने वही लिखा है, और P पहले आएगा आर से, क्योंकि ये रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, सिर्फ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। सो P पहले आएगा आर से और आर पहले आएगा Q से, तो ऑर्डर बनेगा P, R एंड Q प्रायोरिटी में, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखना है S को हम कहां फिट करें। सो ये हमारे कंफर्म हो गया, P और R तो एक साथ आने, P और R तो एक साथ आने, तो P R एक साथ आने, तो इसके बाद आपका ऑटोमेटिकली S आ जाएगा, ठीक है। दैट जहां आप आंसर तक पहुंच गए कि P R एक साथ आएंगे, P R एक ही ऑप्शन में एक साथ है, तो वो आपका आंसर है, आगे बढ़ जाना। बट यहाँ मैं आपको क्योंकि समझा रही हूँ तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ S वाला भी। जैसे ही आप आर को पढ़ोगे, व्हेन द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रोक आउट, फलाना ढिमकाना हुआ, ही अराइव्ड इन रशिया, ही किसके लिए बात हो रही है यहाँ पे, इसके लिए, ठीक है। सो ही अराइव्ड इन रशिया अप्रैल 1917 एंड वाज फॉलोड बाय ट्रॉट्स्की, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्यू, दैट द रेवोल्यूशनरी डिड नॉट वांट फलाना, ये सब, ठीक है। सो यहाँ आ गया हमारा आंसर नंबर बी, ओके। नाउ 63 क्वेश्चन, अच्छे से समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाली हूँ। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रेलिंग वन। अब आपको नहीं मतलब पता है एंथ्रेलिंग का, तो आप सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं चलेगी, कल को यही सिनोनिम एंटोनिम में आ गया तो एंथ्रेलिंग का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक सिनोनिम बताओगे, एक एंटोनिम बताओगे, ठीक है। चलो ओके, अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। PSQP, मतलब हमें P और PS और Q पढ़ना पड़ेगा। P, इट हैज ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल, ठीक है। Q, एंड येट Q भाई, इससे पहले एंड येट तब हम लगाते हैं, इससे पहले उसने कुछ बात बताई है एकदम, ठीक है, दैट मतलब कुछ अलग अनोखी बात बताई। यहाँ तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रिलिंग वन। अब देखो, अब पढ़ के देखो Q को आप। एंड येट इन मोस्ट हिस्ट्री टेक्स्ट व्हाट स्टूडेंट्स एनकाउंटर द फैक्ट फिगर नेम्स एंड नंबर्स, की कुछ बात बनी इसकी? नहीं बनी ना, स्टूडेंट्स ने एनकाउंटर किया, ये नहीं, गलत। तो Q वाला आप काट दो, ठीक है। अपन पढ़ते हैं अब S वाला।
अकाउंट्स ऑफ दिस पीरियड आर लोडेड विद टेल्स ऑफ लॉयल्टी। भाई कौन सा पीरियड, दिस पीरियड लिख दिया उसने, कौन सा पीरियड, तो मतलब एस भी नहीं आएगा, एस भी गया आपका। अब पी के साथ या तो क्यू जाएगा या पी के साथ आर जाएगा। सो पी की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो, इट इज ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल, ठीक है। देन उसके बाद आप आर पढ़ो, एज इन एपिक्स, दिख गया सेम सेम, क्या दिख गया आपको, सेम सेम, देखो एज इन एपिक टेल, एन एपिक टेल, एज इन एपिक्स, क्या आपको दिख गया, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैं सिखाना चाह रही थी, फील आ गई आपको कंप्लीट, ठीक है, कि आपको पता लग गया इस पे खत्म हो रहा है तो यहां से स्टार्ट होगा, तो पी के साथ आएगा आर, ठीक है। उसके बाद आपका ये पूरा पीरियड के बाद में आप बताओगे एस, देन लास्ट में आएगा आपका क्यू एंड येट। मैंने बोला ना पहले आपको कोई बात बतानी पड़ेगी कि ऐसा 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 हुआ था, फिर ये ऐसा हुआ था, इसलिए एंड येट आता है, तो एस के बाद आएगा क्यू। सो पी और आर एक साथ आएंगे, एस और क्यू ये आपकी प्रायोरिटी, तो वो एक ही ऑप्शन में, दैट इज डी। चलो ओके, ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आपको डॉक्टर सीरियस चैनल पे, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। नेक्स्ट, लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स मैरिड द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस फराना मैरी, जो भी नाम था 1770 में, ठीक है। अपन को पढ़ना है ऐसा, बढ़िया है, बाकी पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। ऐसा, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी वॉर, इस पूरे सेंटेंस में क्या कोई वॉर की बात की गई, क्या किसी जंग का ऐलान किया गया, क्या किसी रिसोर्स की बात की गई, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल बात बोली, एक लड़के राजा ने, किंग ने एक लड़की रानी क्वीन से शादी कर ली, कहां से वॉर आ गई, तो एस कहा। तो बच्चे मतलब आप 50-50 पे विद इन 2 सेकंड्स आ रहे हो, विद इन 2 सेकंड्स, हर ऑप्शन पे मैं आपको 50-50% पे ले आती हूँ। उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड और लगानी है, आपके सारे पी वाई क्यू 7 से 8 मिनट का खेल है ये पी क्यू आर एस स्टोरी, ठीक है। देख रहे आप 50% पे 2 सेकंड में आ गए। नेक्स्ट पढ़ो अब आर, ये पता लग गया बाहर से शुरू हो रहा है, तो आर के बाद डायरेक्ट देख लो क्यू और एस देखना है हमें, ठीक है। सो इन 1774, 1770 की बात क्या हो रही है, 1774 की बात क्या हो रही है। सो इन 1774 लुइस 16 ascended the throne of France at the age of 20 साल की उम्र में वो गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। अब देखो क्यू, द the ascension was preceded by a war that added more than $1 billion to a debt and that had already risen to more than 2 billion, ठीक है, ओके। अब आर के बाद पढ़ो एस, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर। अब भाई जब पहले आप वॉर के बारे में बताओगे ना कि भाई इंसान यहाँ गद्दी पे बैठा है, असेंड किया उसने थ्रोन, तो पहले आप बताओ उसने असेंड करने के बाद क्या क्या किया, उसके बाद उसने वॉर लड़ी। मतलब देखो एक राजा है, उसने रानी से शादी की, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में वो गद्दी पे बैठा, उसने थ्रोन को असेंड किया 20 साल की उम्र में। उसके बाद उसने यहाँ पे क्या क्या वर्क किया, ये करने के बाद उसके बाद उसने लड़ाइयां लड़ी, तो ये वर्क वाला पॉइंट पहले आएगा ना प्रायोरिटी में। तो सीधी सी बात है आर, आर के बाद आपका आएगा क्यू, कि उसने क्या क्या असेंड करने के बाद किया, देन आप लगाओगे एस को कि भाई उसने लड़ाइयां की, ये किया वो किया, समझ में आ गई बात। सो आर क्यू एस पी, इन दोनों में हमें देखना था, ये हम पहले एलिमिनेट कर चुके थे। चलो क्वेश्चन 65, मॉन्टेस्क्यू वाज अ ग्रेट फिलोसफर ऑफ हिज टाइम, ठीक है, ये आपका नाउन है, ठीक है। अब देखो नाउन के बाद हमेशा हमारी चीज रहती है, हम प्रोनाउन को यूज करें। अगर हम बोलते राहुल इज अ गुड बॉय, तो मैं बार बार राहुल राहुल नहीं बोलूंगी, मैं उसके बाद ही बोल दूंगी, ही इज डूइंग गुड वर्क, ही इज दिस, ही इज दैट, ठीक है, इस तरीके से। So Montesquieu was a great philosopher of his time. Then PSQR आपको चारों लगा के देखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ। जैसे ही आपने देखा PSQR चारों पढ़ने पड़ेंगे, आप देखो सबसे पहला प्रोनाउन कहाँ पे आ रहा है, पी में आ रहा है, तो पी ही लगा के देखो उठा के सीधा सबसे पहले। मैं ये नहीं कह रहा आपको सही होगा, मैं बता रही हूँ गलत भी हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे आइडियल चीजें नहीं सिखा रही, मैं सिखा रही हूँ जो आपको कम से कम आपके टाइम में ज्यादा से ज्यादा करेक्ट करेंगे। तो हम नॉर्मली हमारी प्रवृत्ति होती है, इसलिए मैं क्वेश्चन भी लेके आई कि नाउन के बाद हम प्रोनाउन ढूंढते हैं, तो अब लगाओ पी आप, ही वांटेड पावर टू बी शेयर्ड बिटवीन द किंग, नोबल्स एंड द थर्ड स्टेट, ठीक है। आपको तो लगेगा ये आंसर हो जाएगा पी से, नहीं, अब ये नहीं होगा क्योंकि मोंटेस्क्यू वाज द ग्रेट फिलोसफर ऑफ हिज टाइम, लेकिन आपको लग तो सही रहा, बट एक बार आप क्यू और एस आर पढ़ो, ठीक है। देखो क्यू, इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ दिस लॉ, जो बुक का नाम है, ही प्रोपेगेटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेटिंग पावर। जो पावर की आप पी में बात कर रहे हो, पहले उसके बारे में तो बताओ वो आई कहां से, ठीक है। उसने सीधा बोल दिया ही वांटेड पावर टू बी शेयर्ड बिटवीन दिस, लेकिन एक बात बताओ, ये जो उसकी थिंकिंग है, वो चाहता था ये जो पावर है ये शेयर की जाए बिटवीन नोबल्स के बीच में, किंग के बीच में, लेकिन उसने ये कहीं पहले पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, तो वो स्टेटमेंट हमारा क्यों में दिया गया है कि उसकी एक किताब थी, उसमें उसने इस थ्योरी के बारे में बताया था, तो पहले अपनी किताब में उसने बताया, उसके बाद उसकी ये थिंकिंग डेवलप हुई कि ऐसे 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 करना चाहिए, समझ में आई बात। सो ये हमारा डिसाइड हो गया, क्यू से, क्यू आपका पहले आएगा पी से, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। सो एक ही ऑप्शन में क्यू पहले है, पी से, दैट इज सी। अब एक बार फाइनल रीड कर लो इसको, दैट मोंटेस्क्यू वाज अ ग्रेट फिलोसफर ऑफ हिज टाइम, in his book, ये जो भी नाम है, he propagated the theory of separating power into 3 branches। देखो उसने 3 ब्रांचेस में पहले बताया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है।
क्यू, उसके बाद आएगा आपका पी, ही वांटेड पावर टू बी शेयर्ड, फिर उस जो उसके तीन उसकी ब्रांचेस थी, उसके बाद उसने बोला वो चाहता था किंग, नोबल्स और थर्ड स्टेट के बीच में पावर को शेयर करना, फिर टू प्रिवेंट एनी वन ऑफ दीज थ्री क्लासेस, फिर आगे जो भी इसकी कहानी है वो हो गई अपनी। सो आप समझ रहे हो, मैं पूरा रीड भी नहीं कर रही, आपको सिर्फ फील करना है, आपको ढूंढना है। मैंने आपको ये भी बता दिया आप गलती कहाँ कर सकते थे। आप सोचते मोंटेस्क्यू के बाद ही वाला स्टेटमेंट बहुत बच्चे मार्क भी करके आए होंगे पी से शुरू करके, लेकिन पहले उसकी किताब के बारे में तो बताओ, नीचे वाली लाइन पढ़ तो लो एक बारी। उसने अपनी किताब के बारे में बताया है। देखो कोई भी बंदा है, उसने कोई किताब लिखी तो पहले उसमें उसने चीजें लिखी है, उसके बाद वो एक्चुअल लाइफ में उसको अप्लाई कर रहा है। समझ में आई बात? तो पहले उसने वो चीज बताई है, उसके बाद वो यहाँ पे उसको अप्लाई करके बोल रहा है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। Next question. Glaciation has different effects on the landscape beyond the direct modifications created by ice, erosion and deposition. ठीक है, तो इसमें आप आर, एस एंड पी पढ़ोगे। पहले आर ही पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि आर दो में आ रहा है। तो मेरी एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करना चाहता है, तो इसलिए उसने जानबूझ के आर दो में दिया। तो 99% चांस है आपका आंसर जो है ना इन दोनों में से ही होगा। तो आर पढ़ते हैं। टू वेल डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस ऑफ सच एफर्ट्स अकर इन इंग्लैंड। यस, वो बोल रहे ऐसा ऐसा ग्लेसिएशन होता है, लैंडस्केप इसमें ये होता है, और ऐसे दो वेल डॉक्यूमेंटेड ऐसे एफर्ट्स देखे गए इंग्लैंड में। तो आर सुटेबल लग रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आप पी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते थे। इसमें लिखा हुआ है वन एग्जांपल इज दैट ग्लेशिएशन फ्रीक्वेंटली। पहले उसने बोला वन एग्जांपल, इससे पहले आपको बताना पड़ेगा कितने एग्जांपल है। अगर मैं कह रही हूँ एक एग्जाम्पल तो ये है, तो उससे पहले मैं बताऊंगी टोटल कितने एग्जाम्पल हैं। मैं कहूंगी मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगी, उसमें से एक एग्जाम्पल तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सेंस समझो, सेंस फील समझो। मैं चाहती तो आपको डायरेक्ट आंसर बता के निकल जाऊं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वो चीज फील कराना चाह रही हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। तो उसने बोला ग्लेसिएशन, जैसे यहाँ बोल रहा दो चीजें दो बार ऐसा देखा गया, तो उसमें से एक बार ऐसा हुआ है, तो इट मीन्स आर के बाद कंफर्म आपका पी आ जाएगा। आर और पी एक ही ऑप्शन में एक साथ है, दैट इज आंसर नंबर बी। मैंने ट्रिक सिखा दी आपको, आप एक बार रीड कर लेना। चलो, द प्राइमरी एविडेंस फॉर क्लाइमेट चेंज that occurred many million years ago is the rocks and deposits themselves. Okay, ठीक है। अब पी पढ़ना है, क्यू पढ़ना है, एस पढ़ना है, आर पढ़ना है, सभी पढ़ने हैं। तो मैं ढूंढती हूँ सबसे छोटी स्टेटमेंट कहाँ है। ठीक है, ऑल द पी में ही है, तो पी से ही पढ़ना शुरू करते हैं। सेडिमेंट्स एंड फॉसिल्स इन द पोल्स टेल अस ग्रेट डील अबाउट द एनवायरमेंट। कोई मतलब ही नहीं बन रहा, सेडिमेंट वेडिमेंट क्या कोई बात नहीं है, तो वहीं काट दो पढ़ के। ठीक है, लेकिन पहली स्टेटमेंट दिमाग में रखना, भूल जाओ तो बार बार रीड कर लेना एस वन को। ठीक है, कि यहाँ पे बात कर रहा है प्राइमरी एविडेंस क्लाइमेट चेंज के लिए मिलियंस ऑफ ईयर से, रोक से, डिपॉजिट से, क्या क्या। वी मस्ट ऑफ कोर्स बियर इन द माइंड व्हेन इंटरप्रिटेशन, कोई मतलब है दूर दूर तक। ठीक है, काट दो। नेवरदिलेस कैन अलाउइंग फॉर दिस फैक्टर, कौन सा फैक्टर। नेवरदिलेस से पहले बताओ भी तो कौन से फैक्टर की बात करें। नेवरदिलेस हम तभी लगाते हैं, ठीक है, तो नहीं। फिर एस पढ़ो। वी में फाइंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर कॉल्ड डिपॉजिट्स इंडिकेटिंग द ह्यूमिड कंडीशंस फॉर द ट्रॉपिक्स, रेड सैंडस्टोन्स laid down in deserts and moranic materials reflecting polar conditions। ये पॉसिबल है। ठीक है, S1 के बाद इनफैक्ट यही एक ओनली है जो आपका पॉसिबल है। आपको बस एक ही इसमें फाइंड करना है। देखो यहाँ बोल रहा हूँ प्राइमरी एविडेंस क्लाइमेट चेंज का, दैट अकर्ड मैनी मिलियंस ईयर अगो इज द रॉक्स एंड डिपॉजिट्स देमसेल्व्स। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज का जो हमें पता लग रहा है, क्यों पता लग रहा है, क्योंकि भाई बहुत साल पहले से जो रॉक और डिपॉजिट्स में चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वी में फाइंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, की जो कोल्ड डिपॉजिट है वो भी इंडिकेट करते हैं आपकी ह्यूमिड कंडीशंस हो गई, सारी क्लाइमेट की बातें कर रहे हैं। देखो ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं, रेड सैंडस्टोन की बात कर रहे हैं, डेजर्ट, मोरानिक मटेरियल, सबकी पोलर कंडीशन की सबकी बात कर रहे हैं। तो मोस्ट रिलेटेबल हो गया S1 के साथ एस, और वो एक ही ऑप्शन में एस से शुरू हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, PQR हमने कैसे कैसे एलिमिनेट किया, आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप नई चीज सीख रहे हो। ठीक है, जरूरी नहीं आपका एक ही हथियार सब में चले, तो आपको सारे हथियार पता होने चाहिए। बट यहाँ पे सेडिमेंट एंड फोसिल की बात की, जो हमारी S1 में बात नहीं की, S1 में वो बात कर रहा है क्लाइमेट की, तो अब क्लाइमेट से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढना है। ठीक है, सेकंड उसने यहाँ पे बात कर दी आपकी ये पूरी इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, ये सब चीजें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बाद में आएंगी। ठीक है, नेवरदिलेस उसने वर्ड यूज किया यहाँ पे, उससे पहले कुछ बताया भी तो सही किसकी चीज के लिए नेवरदिलेस बोल रहा है। सो आर वैसे नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है सी। ओके, मैं थक गई बोलते बोलते। आई होप आप लोग को प्लीज ये सेशन फ्रूटफुल लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे, और ये कंप्लीट कोर्स करना है। इसी तरीके से हम लास्ट सारे PYQs करने वाले हैं। @399 पे मुझे टेलीग्राम कर दे, 10 पेपर्स हम करने वाले हैं उसमें, आपका जो कोर्स रहेगा। ठीक है, चलो। Every geological period has been dominated by one particular form of life as conditions change to those of new period. Different types of organisms emerged into dominance। कि जैसे जैसे आपका जियोलॉजिकल पीरियड चेंज होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म डोमिनेट होता चलता है। ठीक है, फिट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से फिटेस्ट सर्वाइवल थ्योरी आपने सुनी होगी डार्विन की। ठीक है, सो अब अपन को पढ़ना है P, Q एंड R। ठीक है, अब मेरी थोड़ी बायसनेस रहती है
क्योंकि आर दो ऑप्शंस में है तो आर में से ही एक हो सकता है 99% इन दोनों ऑप्शंस में आंसर छुपा हो। इसका लॉजिक है, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करना चाहता है। सो पहले आर ही पढ़ते हैं हम। अब जो से जियोलॉजिकल पीरियड की बात की तो यहाँ पे बोल रहे हैं विद इन ईच पीरियड। देखो इसलिए मैं पहले से मार्क करके लाई हूँ ताकि आप लोग का टाइम बचे। विद इन ईच पीरियड नेचुरल सिलेक्शन, देखो मैंने पढ़ा भी नहीं था अभी तक, मेरे दिमाग में नेचुरली आया डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की, और उसने उसी पीरियड को लिख के बात कर दी विद इन ईच पीरियड नेचुरल सिलेक्शन। तो आपके ऐसे जीएस की नॉलेज भी काम आती है कहीं कहीं पर, ज्यादा जीएस मत अप्लाई करना बट कहीं कहीं। तो इट मीन आर से ही शुरू होगा। सो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए आपके। अब आर के बाद या तो एस आना है या क्यू आना है, ठीक है। तो आर, अब आर के बाद आप पढ़ो, एस पढ़ो। एवरी ब्रेक थ्रू ऑफ शिफ्ट इन डोमिनियंस इज डिपेंडेंट ऑन वंस दैट हैव अकर्ड बिफोर सो दैट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। लेकिन एक बार क्यों भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था आर वाला, आप क्यों पढ़ते, कैरेक्टरिस्टिकली दीज शिफ्ट्स आर रैपिड एंड आर फॉलोड बाय फलाना ढिमकाना, आगे जो भी लिखा है। लेकिन आपने देखा है कि ये जो शिफ्ट्स की बात की गई है, ये जो से भी शिफ्ट्स की बात की गई है, ये आपकी पी सेंटेंस में इंडिविजुअल शिफ्ट्स, ये पी में बात की गई है। सो इट मींस क्यू और पी का कुछ तो रिलेशन है, ठीक है। या तो क्यू के पहले पी आएगा या क्यू के बाद पी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक थ्रू की शिफ्ट की बात की गई है वो इस पीरियड से रिलेटेड बात की गई है, बट यहाँ इंडिविजुअल शिफ्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, जैसे आपने जियोलॉजिकल पीरियड पढ़ा तो आपको पता लग गया विद इन ईच पीरियड मतलब आर तो डेफिनेटली आना ही आना है। अब आर के बाद आपको देखना था दैट विद इन ईच पीरियड नेचुरल सिलेक्शन हैज क्रिएटेड अ वास्ट एरे ऑफ एडेप्टिव एक्सपेरिमेंट्स culminating in a breakthrough to a new biological system that may cross the ecological barrier to the next period। अब every breakthrough, देखो in a breakthrough के बाद इसने बोला ना every breakthrough, तो it means s आएगा ही आएगा। यहाँ बोल रहा है इस ब्रेक थ्रू में, अब कह रहा है उस हर एक ब्रेक थ्रू में, है ना। तो उस हर एक पीरियड में जो जो शिफ्ट होता है तो आर के बाद मतलब आपका ऐसा आएगा कंफर्म। और क्योंकि पी में भी शिफ्ट्स की बात हो रही है इंडिविजुअल, और क्यू में भी शिफ्ट्स की बात हो रही है, इट मींस पी और क्यू एक साथ आएंगे। सो एक ही ऑप्शन है जिसमें आर एस एक साथ है, पी क्यू एक साथ है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो 69 क्वेश्चन। द सन इज द प्राइमरी ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑन द अर्थ सर्फेस एंड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब पी क्यू एस आर कुछ भी पढ़ लो, पी पढ़ लो। इट्स रेज आर ट्रांसमिटेड इन वेरियस वेवलेंथ्स ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम मेनली इन द यूवी विजिबल इंफ्रारेड, ठीक है। अब आगे भी पढ़ो, क्यों पढ़ो। व्हेन द इस तरीके का जो क्वेश्चन है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम रीच द अर्थ द इंसोलेशन इज पार्शियली एब्जॉर्ब्ड, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है और एक्सप्लेनेशन हमेशा इंट्रो के बाद आती है कि कंपोनेंट में, रे स्पेक्ट्रम में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो क्यू से तो नहीं होगा, आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, बहुत एक्सप्लेनेशन हो रही है। तो पहले उस चीज का बेसिक इंट्रो देते हो फिर एक्सप्लेन करते हो, तो इसने इंट्रो नहीं दिया उस चीज का, तो क्यू तो काट ही दो, ठीक है। देन पढ़ते हैं आर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अर्थ रिसीव्स फ्रॉम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नेग्लिजिबल बाय कंपैरिजन, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है स्टार्ट करने की। देन एस, रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन, ठीक है। तो मतलब आर और एस तो एक साथ ही आने हैं क्योंकि यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वो बता रहा है इंसुलेशन। लेकिन आर और एस आपके स्टार्टिंग में जो देखो आपको कंफ्यूजन वहां होती अगर वो एक ऑप्शन में दे देता एस आर पी क्यू जो भी आ गया है, और एक में दे देता आपका मान लो आर एस जो भी है पी क्यू, ठीक है। तो आप सोचते एस पहले आएगा कि आर पहले आएगा, जब उसने ये कंफ्यूजन दी ही नहीं, उसने आपको पता लग गया आर और एस में से एक सेंटेंस पहले आएगा और उसने एक ही ऑप्शन में दिया आर एस एक साथ, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करो और आगे बढ़ो। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जब आपने S1 पढ़ा सन के बारे में, उसकी एनर्जी के ट्रांसमिट करने के बारे में बात कर रहा है, तो वही एनर्जी ट्रांसमिशन की दो ही ऑप्शंस में बात की गई है तो स्टेटमेंट में आर एंड एस में, ठीक है। लेकिन आर और एस में से जब आप पढ़ोगे कि ये दोनों एक साथ ही आने हैं, तो उसने आर एस एक ही ऑप्शन में डाला एक साथ, एस आर उसने डाला ही नहीं। अगर वो सी में एस के बाद आर डाल देता तो मैं सोचती आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो जब आर एस एक ही साथ है तो इट मीन कंफर्म हो गया 100% आर स्टेटमेंट आपकी पहले आएगी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अर्थ वाली पहले आ जाएगी, फिर रेडिएंट एनर्जी की आ जाएगी, फिर आप बता दो व्हेन द कंपोनेंट्स, ये जो मैं बोल रही थी ना पूरी एक्सप्लेन कर रहा है, क्यू आ जाएगा, फिर वो रेज वाली पी आ जाएगी, ठीक है। चलो ये जो 70th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ, डी रहेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ इसको आप खुद एक बार सॉल्व करो। टेम्परेचर इंडिकेट द रिलेटिव डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और हीट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। मैं हिंट दे देती हूँ, पी से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि उसके बाद इसी की फर्दर चीज को टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको रेस्ट 9 क्वेश्चन समझाए हैं, आप एक बार 70th क्वेश्चन खुद ट्राई करके सॉल्व करना। मेरी गारंटी अगर आपने 9 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनी होगी, समझी होगी, आपने रिलेट किया होगा, फील किया होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज देखा होगा, तो आप 100% इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लोगे। स्टिल अगर 1% कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लूंगी, ठीक है। ओके, सो यूट्यूब पे हमारे सिर्फ 2025 का ही ये पेपर आएगा।
सो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लास्ट 10 पेपर्स आपको करने हैं, तो आपको @Shruti399 पे मुझे टेलीग्राम कर दो, जिसमें खाली PYQ नहीं, आपके कंप्लीट ग्रामर का कोर्स करने वाले हैं हम सीडीएस के लिए, जिसमें हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ऑलरेडी कर चुके, सिनोनिम एंटोनिम कर चुके, और PYQ तो साथ में करेंगे। @Shruti399 पे करना, 999 इस कोर्स का प्राइस रहेगा। और मेरे साथ 1-to-1 सेशन आपके, स्ट्रेटेजी सेशन आपके। अब जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है तो पैनिक क्रिएट हो रहा है बच्चों में, ठीक है, तो सब लोग सोच रहे हैं मैम हम जीएस को कितना टाइम दे, बहुत बच्चे मुझसे टाइम टेबल भी बनवाते हैं, 1-to-1 बात करते हैं, तो ये फ्री रहेगा आपका इस कोर्स में। आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं, टाइम टेबल बनवा सकते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं, पीवाईक्यू कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जीएस के भी वो सब डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए @Shruti399 पे आप लोग मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड